कक्षा 12वीं का जो पाठ्यक्रम है फ्लोरिकल्चर, उसके हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 10 प्रश्न डिस्कस कर चुके थे और जो बचे प्रश्न हैं आज हमने प्रश्न 11 से लेके 21 तक लिखे हैं। आज इनका डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद भी जो प्रश्न रह जाएंगे उनका डिस्कशन हम तीसरे वीडियो में कर लेंगे। कक्षा 12वीं के वार्षिक परीक्षा 2025-26 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उनकी सूची है, आप इन्हें थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। पहला प्रश्न लिया हमने कार्नेशन में कैलिक्स विभाजन क्या है। कार्नेशन को जो फूल होता है उसमें कैलिक्स का विभाजन कैसे होता है और क्यों हो जाता है। कैलिक्स मतलब आप समझते होंगे जहाँ पे फूल की जो पंखुड़ियाँ व्यवस्थित रहती हैं उस हिस्से को बोलते हैं कैलिक्स। तो कभी कभार क्या होता है, ये जो कैलिक्स होता है पंखुड़ियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो टूट जाता है या फिर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, ऐसे फट जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स विभाजन। प्रश्न है कार्नेशन में कैलिक्स विभाजन क्या है या फिर क्यों होता है। तो ये होता है पोषण के असंतुलन के कारण। अगर हमने पोषक तत्व जो दे रहे हैं, पादप पोषण जो दे रहे हैं वो अगर असंतुलित मात्रा में, असंतुलित मतलब कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा कर दिए हैं या फिर उसके साथ साथ बोरान की मात्रा ज़्यादा कर दिए हैं। पोषक तत्व अगर कम ज़्यादा करेंगे तो भी कैलिक्स का विभाजन हो जाएगा। और एक कारण मैं अभी आपको बताया हूँ कि अगर उसमें पंखुड़ियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, कैलिक्स में अगर पंखुड़ियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तभी उसका विभाजन होता है। और दूसरा कारण क्या हो गया, पोषण का असंतुलन। और तीसरा है अनियमित सिंचाई। अनियमित सिंचाई का मतलब होता है कभी आप सिंचाई कर रहे हैं कभी आप सिंचाई नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय तक कार्नेशन के पौधे को पानी नहीं दिया जाए और उसके बाद अचानक से उसकी सिंचाई कर देंगे तो पौधा ज़्यादा पानी ले लेगा और ज़्यादा पानी लेगा तो फिर उसका कैलिक्स का विभाजन हो जाएगा। तो अपन ने 3 कारण देख लिए, एक तो पंखुड़ियों की संख्या ज़्यादा होना, दूसरा कारण हो गया पोषण का असंतुलन और तीसरा कारण हो गया अनियमित सिंचाई। इसके अलावा एक और चौथा कारण है आनुवंशिक कारण। कभी कभार क्या होता है कुछ पौधों का आनुवंशिक कारण ही होता है कि वो उसके पैतृकों से वो गुण आया हुआ है, उसके जहाँ से अपन ने कलम लेके पौधा तैयार किए थे उसके पैतृकों में भी यही समस्या होती रहती थी। तो इस पौधे में भी ये कैलिक्स विभाजन वाली समस्या हो रही है। तो चौथा कारण हो जाएगा आनुवंशिक कारण। और एक लास्ट कारण बचता है तापमान का कम हो जाना। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, जहाँ पे हम लोग कार्नेशन की खेती कर रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वहाँ पे भी जो है कैलिक्स विभाजन होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जरबेरा के फूल में जरबेरा का या फिर जरबेरा की मुड़ी हुई गर्दन क्या है। जरबेरा के जो फूल होते हैं लगभग वो सूरजमुखी के फूल की तरह दिखते हैं। एक बार मैं चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसा एग्जैक्ट चित्र तो नहीं बन पाएगा लेकिन आप समझ लो कि ये जरबेरा का फूल है। जरबेरा का जो फूल जहाँ से जुड़ा होता है, आपको मैंने अभी पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो फूल जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइक। स्पाइक मतलब होता है डंठल। तो कभी कभार क्या होता है फूलों को अगर हमने नियंत्रित रूप से पानी नहीं दिया है, जितना उसको पानी चाहिए अगर हम उसको पानी नहीं दे पा रहे हैं तब भी उसकी गर्दन जो है, गर्दन मतलब कि उसकी स्पाइक या फिर उसका जो डंठल है उसका टेढ़ा हो जाना। देखिए जरबेरा की गर्दन का मुड़ना मतलब कि उसकी स्पाइक या फिर उसका डंठल का टेढ़ा हो जाना ही जरबेरा की मुड़ी हुई गर्दन कहलाता है। और वो पहला कारण क्या है, पानी की अनियंत्रित सिंचाई। अगर हम पानी कम दे रहे हैं कभी ज़्यादा पानी दे रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा है, पहले तो हमने कहा अनियमित सिंचाई, जैसे हमने ये यहाँ पे भी लिखा हुआ अनियमित सिंचाई। कार्नेशन के कैलिक्स विभाजन के समय भी अनियमित सिंचाई से और पोषण की अनियमितता, सेम पोषण का असंतुलन बोल दो आप। ये जरबेरा की मुड़ी हुई गर्दन क्या है, तो आपने कहा जरबेरा के फूलों का या फिर उनकी स्पाइक का मुड़ जाना और फूल का नीचे तरफ मुंह कर लेना जरबेरा की मुड़ी हुई गर्दन कहलाता है। और इसका प्रमुख कारण है अनियमित सिंचाई करना या फिर पोषक तत्व का अनियमित
रूप से प्रबंधन करना, पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में पौधों को नहीं देना, ये 2 कारण होते हैं। फिर अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमने लिया है जरबेरा का प्रवर्धन कैसे होता है। जरबेरा के प्रवर्धन के ऊपर बात कर लेते हैं अब। जरबेरा के प्रवर्धन के लिए, अच्छा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी पौधे में जो प्रवर्धन होता है या तो वो बीजों के माध्यम से प्रवर्धन होगा या फिर वानस्पतिक प्रवर्धन होगा, वानस्पतिक प्रसारण। अच्छा, प्रवर्धन, प्रसारण, फैलाव, ये बहुत सारे नाम हैं, आप लोग एक बार लिख देता हूं मैं। प्रवर्धन, पिछले वीडियो में बोला था मैंने, प्रसारण या फिर फैलाव, और इनका इंग्लिश शब्द भी है प्रोपगेशन। और इन सब का एक ही मतलब होता है, अगर आप फसल लगाना चाहते हैं, नए पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप किसके माध्यम से नए पौधे लगाएंगे, उनका प्रवर्धन कैसे करेंगे, प्रसारण कैसे करेंगे, फिर फैलाव कैसे करेंगे। तो हमने बताया है कि बीजों के माध्यम से भी प्रसारण हो जाता है और वानस्पतिक भागों से भी प्रसारण हो जाता है। अगर हम नई किस्मों का विकास कर रहे हैं तो नई किस्मों का विकास हमेशा ही बीजों के माध्यम से होता है। और अगर हम व्यापारिक स्तर पर मतलब होता है कि अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फूलों का उत्पादन करना चाहते हैं, आप व्यापार के उद्देश्य से फूलों की खेती कर रहे हैं, तो आपको वानस्पतिक प्रसारण करना होगा। बीजों के माध्यम से प्रसारण करते हैं तो पौधे तैयार होने में बहुत समय लगा देते हैं। कब पौधे तैयार होंगे, कब फूल निकलना चालू करेंगे, तो टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग बीजों के माध्यम से प्रसारण बहुत ही कम करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग वानस्पतिक प्रसारण करते हैं, और वानस्पतिक प्रसारण करने के लिए हम उसका गुच्छों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग जरबेरा के पुराने फूल को, पौधे को जब हटा देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं। अब उन्हीं गुच्छों को हम अलग अलग कर लेते हैं। गुच्छों को अलग अलग भागों में बांटना, गुच्छों को अलग अलग भागों में बांटना, और उन अलग अलग भागों को फिर हम लोग कैप्टान, जैसे हम लोग कवकनाशी जो पढ़ते हैं ना, कवकनाशी मतलब फफूंदनाशक, कोई भी कवकनाशी, कोई भी फफूंदनाशक को, वो जो गुच्छे हमने अलग अलग किए हैं, कोई भी कवकनाशक या फफूंदनाशक के घोल में डुबो के उन्हें उपचारित करना आवश्यक है। जैसे अभी मैंने कहा कैप्टान ले सकते हैं आप लोग, कवकनाशक का नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कैप्टान हो सकता है, थीरम हो सकता है, बाविस्टिन हो सकता है, या फिर कार्बेंडाजिम हो सकता है, बहुत सारे नाम हैं। देखिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। प्रश्न है बच्चा हमारा, जरबेरा का प्रवर्धन कैसे करेंगे। जरबेरा का प्रवर्धन मतलब होता है, हम लोग अगर जरबेरा की खेती करना चाहते हैं तो हम क्या लगाएंगे। तो आपने कहा नई किस्मों को लगाने के लिए हमें बीजों की आवश्यकता होगी, और अगर हम लोग व्यापारिक स्तर पर खेती करना चाहते हैं तो हमें वानस्पतिक प्रसारण करना पड़ेगा, और वानस्पतिक प्रसारण के लिए हमें उसके गुच्छों की आवश्यकता होगी। और इन गुच्छों को जब हम अलग अलग कर लेते हैं तो कोई भी कवकनाशक, थीराम, कैप्टान, बाविस्टिन, कार्बेंडाजिम, किसी के भी घोल में इन गुच्छों को डुबोकर सितंबर के माह में लगाना है। यहाँ लिख देते हैं, रोपाई कब करना है, सितंबर के माह में रोपाई करना है, सितंबर में। और रोपाई कैसे करना है, गुच्छों को अलग करके किसी भी कवकनाशक के घोल में डुबोकर उपचारित करना है। रोपाई करना है सितंबर में, और फिर वो 2 माह बाद भी फूल देना चालू कर सकते हैं। 2 से 3 माह तक, 2 से 3 माह बाद वो स्थापित हो जाएंगे, तो उसके बाद वो फूल देना चालू कर देंगे। तो ये हो गया जरबेरा का प्रवर्धन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेंदे से हमने नया क्वेश्चन लिया है। गेंदे में ब्रॉन्ज स्पेकलिंग क्या है, ये समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ब्रॉन्ज स्पेकलिंग एक बीमारी है। गेंदे के फूल में ब्रॉन्ज स्पेकलिंग एक बीमारी है। लीफ बर्न भी एक बीमारी है। पहले हम लोग समझ लेते हैं ब्रॉन्ज स्पेकलिंग क्या है। ब्रॉन्ज स्पेकलिंग मतलब होता है जब जहाँ पे हमने गेंदे के पौधे लगाए हुए हैं और उस मिट्टी में अगर वहाँ पे लोहे की अधिकता या फिर आयरन की अधिकता हो गई है या विषाक्तता हो गई है। देखिए, कभी भी मिट्टी में
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मुख्य पोषक तत्व है। और इनके अलावा जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा आयरन, आयरन जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं, लोहे की विषाक्तता, विषाक्तता मतलब होता है उसकी अधिकता हो जाना। अगर मिट्टी में लोहे की 500 ppm से अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्रॉन्ज स्पेकलिंग। दोबारा रिपीट कर रहा मैं, गेंदे के खेत जहाँ पे है, जहाँ पे हमने गेंदे के पौधे लगाए हुए हैं, अगर उस मिट्टी में आयरन की अधिकता हो गई है, मतलब लोहे की अधिकता हो गई है, कितनी? 500 ppm से अधिक हो गया है, तो वहाँ पे हमको ब्रॉन्ज स्पेकलिंग की बीमारी देखने को मिलेगी। और इस बीमारी के कारण जो गेंदे की पत्तियां हैं उसमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और पत्तियां मुड़ने लगती है, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती है। गेंदे की जो पत्ती है, पत्ती का नीचे की ओर मुड़ना। देखिए, गेंदे में अगर लोहा या फिर आयरन की अधिकता हो गई है, विषाक्तता हो गई है, 500 ppm से ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे पत्तियों में नेक्रोसिस देखने को मिलेगा और पत्ती जो है वो नीचे की ओर मुड़ जाएंगी, तो जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज स्पेकलिंग। अब हम बात करते हैं लीफ बर्न के बारे में। लीफ बर्न जो होता है गेंदे में, देखिए अभी ब्रॉन्ज स्पेकलिंग हो गया, अब लीफ बर्न। लीफ मतलब होता है पत्ती और बर्न मतलब होता है जलना, पत्ती का जलना। गेंदे की जो पत्ती है अगर वो जली जली सी दिखाई पड़ रही है, जैसे गेंदे की एक पत्ती का हम ऐसे चित्र जैसा बना लेते हैं, गेंदे की जो पत्ती के किनारे हैं या फिर ये किनारे, दूसरा पहले लेते हैं, ये जो किनारे हैं पत्ती के किनारे या फिर सिरे, अगर वो सूख रहे हैं, सूखना, पत्ती के किनारे का सूखना, पीला पड़ना, या फिर पत्ती की मतलब पत्ती का पूरा पौधा जो है वो झुलसा हुआ है, पत्ती का सूख जाना, सीधा पत्ती का सूख जाना। पहले पत्ती के किनारे सूखेंगे, पत्ती के किनारे पीले पड़ेंगे और बाद में पूरी की पूरी पत्ती ही सूख जाएगी, ऐसा लगेगा कि पत्ती जल गई है, तो वो बीमारी कहलाती है लीफ बर्न। और ये होती है बोरान, मैग्नीज और मोलिब्डेनम की अधिकता से। बोरान, मैग्नीज और मोलिब्डेनम की अधिकता से। बोरान, मैग्नीज और मोलिब्डेनम की अधिकता से। अभी हमने देखा था ब्रॉन्ज स्पेकलिंग, लोहे की विषाक्तता, मतलब कि लोहे की अधिकता से हुआ था, और अब जो लीफ बर्न हो रहा है वो बोरान, मैग्नीज और मोलिब्डेनम की अधिकता से हो रहा है। ये बोरान 55 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैग्नीज 24 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मोलिब्डेनम 3 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा था ना कि ब्रॉन्ज स्पेकलिंग में जो लोहा है वो 500 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 500 ppm से ज़्यादा होगा तो गेंदे में ब्रॉन्ज स्पेकलिंग होगा, और बोरान 55 ppm से ज़्यादा, मैग्नीज 24 ppm से ज़्यादा और मोलिब्डेनम 3 ppm से ज़्यादा हो जाएगा तो लीफ बर्न बीमारी हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चमेली की छटाई के महत्व। अब हमको ये समझना होगा कि चमेली जो है वो कोई पौधा नहीं है, चमेली तो झाड़ी है। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, चमेली देखिए पौधे होते हैं, या तो शाख होंगे पौधे, या तो झाड़ी होंगे, या फिर पेड़ होंगे। अच्छा एक और छूट गया, आरोही, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, शाख होते हैं, आरोही, झाड़ी या फिर पेड़। शाख मतलब कि जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं जिनमें ना तना स्पष्ट होता है ना पौधा स्पष्ट होता है, वो जो कोमल तने वाले होते हैं या फिर पत्ती वाले पौधे होते हैं जिनमें ज़्यादातर पत्तियों का ही महत्व होता है, उन्हें बोलते हैं शाख। हम लोग बातों में बोलते थे कभी कभार कि साग सब्जी खा रहे हो, साग मतलब पत्ती वाली चीज़ है, वो साग कहलाती है। आरोही मतलब कि जो बेला वाली होती है, बेल या फिर लताएं जो होती हैं उन्हें बोलते हैं आरोही। जैसे कि अभी
मनी प्लांट होता है, या फिर दूसरी और भी बहुत सारी आरोही होती हैं जो खुद के सहारे नहीं चल सकती, वो किसी सहारे से आगे बढ़ती हैं, वो कहलाती हैं आरोही। और झाड़ी मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें शाखाएं बहुत सारी होती हैं, शाखाएं बहुत सारी होती हैं और तना स्पष्ट नहीं होता, तना स्पष्ट नहीं होता, और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 5 मीटर से कम, इसकी जो ऊंचाई है झाड़ी की वो 5 मीटर से कम होगी। और जो पेड़ होता है उसमें झाड़ी के उल्टा होता है, इसमें तना स्पष्ट होगा, तना स्पष्ट होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 5 मीटर से ज़्यादा होती है। चलिए अभी हम बात कर रहे थे चमेली की। तो चमेली क्या है? झाड़ी है। हर एक झाड़ी वाले पौधे में उसकी छटाई बहुत आवश्यक है। ये चमेली की छटाई क्यों आवश्यक है या उसका महत्व यहाँ पे पूछा गया है। चमेली की छटाई लिखिए। तो मैंने कहा कि चमेली क्या है? झाड़ी वाला पौधा। जैसे गुलाब भी झाड़ी वाला पौधा है। जितने भी झाड़ी वाले पौधे होते हैं उनकी छटाई बहुत आवश्यक होती है। इसके महत्व, पहला महत्व देख लेते हैं। जो पुरानी शाखाएं हैं, जो सूखी शाखाएं हैं, या फिर पुरानी शाखाएं हैं, या फिर रोगी शाखाएं हैं, या फिर जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं, ऐसी शाखा जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं, कीटों का प्रकोप हो गया है, या फिर रोग लग गए हैं, रोग तो लिख दिए ऊपर, अंकुर कम निकल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए छटाई कब कर देना चाहिए? छटाई कर देनी चाहिए। सूखी शाखाएं हैं, पुरानी शाखाएं हैं, रोगी शाखाएं हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, कीट लग गया उस शाखा में, अंकुर निकल गए हैं, तो चमेली की छटाई कर देनी चाहिए। चमेली की जो छटाई होती है वो हमेशा अक्टूबर से जनवरी, छटाई का समय अक्टूबर से लेकर जनवरी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दिसंबर का अंतिम सप्ताह, देखिए चमेली की छटाई अक्टूबर से जनवरी तक कभी भी की जा सकती है, लेकिन दिसंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है वो सबसे अच्छा होता है। और जब हम लोग, जैसे ये चमेली है एग्जाम्पल, चमेली में जहाँ से भी हम छटाई कर रहे हैं तो इस कटे हुए भाग में हमेशा बोर्डो पेस्ट लगा देना चाहिए। बोर्डो पेस्ट जो होता है ये भी कवकनाशी जैसा ही है। जहाँ पे हम लोग छटाई कर रहे हैं तो ये शाखा जो है वो खुल जाएगी। अगर बोर्डो पेस्ट लगा देंगे तो वहाँ पे कीटाणु, रोगाणु ये सब प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कीटाणु या फिर रोगाणु। अगर ये प्रवेश करेंगे तो फिर पौधे को भी बीमार कर डालेंगे ना, तो इसलिए जहाँ से हम लोग कट कर रहे हैं वहाँ पे हमेशा हमको बोर्डो पेस्ट लगा देना चाहिए। और मैं बताया ना कि छटाई का सबसे अच्छा समय क्या है? दिसंबर का अंतिम सप्ताह। छटाई कर देंगे तो फिर फूल भी ज़्यादा आएंगे और पौधा भी स्वस्थ रहेगा और पौधे में नई शाखाओं का विकास भी हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्रॉसएंड्रा का महत्व। क्रॉसएंड्रा जो होता है, यहाँ लिख देते हैं, क्रॉसएंड्रा को फायर क्रैकर या फिर फटाका प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फटाका प्लांट, जो हम लोग दीपावली में फटाके जलाते हैं ना, फटाका प्लांट या फिर फायर क्रैकर प्लांट भी इसको बोलते हैं क्रॉसएंड्रा को। ये महत्व तो नहीं है पर ये छोटी सी जानकारी है। क्या होता है कि ये जब क्रॉसएंड्रा की जो फली है जिसमें बीज होते हैं, क्रॉसएंड्रा की जो फली होती है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, जब ये पक के गिर जाती है, कहीं पे पड़ी रहती है ज़मीन पे, और सूखने के बाद सूखी हुई फली जब पड़ी रहती है उसमें जब वर्षा की बूंदें पड़ती है या फिर ये जब नमी पकड़ लेती है तो ये एकदम फटाके की तरह आवाज़ करके फटती है और इसके जो बीज होते हैं वो यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। इसी कारण से क्रॉसएंड्रा को फायर क्रैकर या फिर फटाका प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये तो खैर ये साधारण सी जानकारी है। इसकी फलियों का फूटना और इसकी जो ध्वनि है, आवाज़, चटकने की आवाज़ जो होती है वो फटाके की तरह रहती है, इसलिए इसको फायर क्रैकर प्लांट कहते हैं। और ये चटकती क्यों है? नमी के कारण या फिर वर्षा की बूंदें जब इस पर पड़ती है, प्रकृति है, वर्षा की बूंदें पड़ जाएंगी तो बीजों का बिखरना, मिट्टी में लग जाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये प्राकृतिक रूप से होता है। हम लोग बात कर रहे थे क्रॉसएंड्रा के महत्व के बारे में। एक बार मैं महत्व बता देता हूँ आपको।
भारत में मैंने अच्छा पिछले वीडियो में बताया था कि फूल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, या तो वो खुले फूल होंगे या फिर कट फ्लावर होंगे। खुले फूल मतलब होता है जिनको हम लोग बिना डंठल के तोड़ रहे हैं। अगर हम लोग लंबे डंठल के साथ तोड़ रहे हैं, जैसे पूरा का पूरा लंबा डंठल है, तो वो कट फ्लावर कहलाएगा। अगर डंठल लंबा नहीं है, केवल फूल तोड़ा हुआ है स्पाइक के पास से, तो फिर हम उसको बोलेंगे खुले फूल। क्रॉस एंड्रा खुले फूल में ही आता है। क्रॉस एंड्रा की खेती जो होती है वो खुले फूल के रूप में होती है। और भारत में 4 सबसे प्रमुख फूल लिख देता हूँ मैं: गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, और फिर चौथा नंबर में आता है क्रॉस एंड्रा। देखिए, क्रॉस एंड्रा जो है भारत में प्रमुख 4 खुले फूल जो हैं, गुलाब, चमेली, रजनीगंधा के बाद क्रॉस एंड्रा का चौथा स्थान है। ये चौथा स्थान रखता है। ठीक है, क्रॉस एंड्रा का चौथा स्थान है। फिर श्रीलंका जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। जो गमले वाले पौधे होते हैं, पॉट प्लांट होते हैं, तो पॉट प्लांट के रूप में क्रॉस एंड्रा को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और फिर ये इसमें ज़्यादा खुशबू तो नहीं होती, जैसे कि चमेली में बहुत तेज़ खुशबू होती है, पर क्रॉस एंड्रा में खुशबू नहीं होती। तो चमेली के जो बालों में लगाने वाली बेड़ी बनाई जाती है, तो चमेली के फूलों के साथ क्रॉस एंड्रा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारा क्वेश्चन ही है क्रॉस एंड्रा का क्या महत्व है, तो आपने कहा कि ये चमेली के फूलों के साथ मिलाकर बालों में लगाने वाली बेड़ी या फिर जो माला होता है, माला में इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर इसको सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। और सुखाकर जब फूलों को हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये सूखे फूलों के रूप में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रॉस एंड्रा जो है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चमेली के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है, माला बनाने के लिए, बेड़ी बनाने के लिए, सूखे फूल के रूप में या फिर सजावटी पौधे के रूप में। और इसका जो खुद पौधा होता है वो क्यारियों के आसपास लगा सकते हैं, दीवार के आसपास लगा सकते हैं। और जो गार्डन होते हैं, तो गार्डन के आसपास सुंदरता बढ़ाने के लिए भी क्रॉस एंड्रा का पौधा लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस एंड्रा में ही ग्राउंड लेयरिंग कैसे की जाती है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए, क्रॉस एंड्रा में, अच्छा देखिए, तो क्रॉस एंड्रा को भी हम लोग जो प्रसारण होगा, प्रसारण अभी मैंने आपको बताया था यहाँ कहीं, ये जरबेरा का प्रवर्धन बताया था, प्रसारण बताया था। तो क्रॉस एंड्रा में भी बीजों के माध्यम से भी प्रसारण हो जाता है, और नहीं तो फिर लेयरिंग के माध्यम से। अब मैं आपको लेयरिंग समझा देता हूँ एक बार। बीजों के माध्यम से तो कुछ ऐसे ट्रिप्लाइट पौधे होते हैं जिनमें बीज ही नहीं होते, या फिर उनके बीजों का अंकुरण ही नहीं होता। तो हम लोग बीजों के बिना कैसे फिर नए पौधे तैयार करेंगे, तो ऑप्शन हमारे पास सबसे अच्छा क्या है, लेयरिंग। क्रॉस एंड्रा का कोई पौधा लिया हमने, जैसे ये क्रॉस एंड्रा का पौधा है। क्रॉस एंड्रा के किसी पौधे में एक शाखा को झुकाकर, यहाँ से हम झुकी हुई शाखा से छिलका हटा देंगे शाखा का। चित्र में शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने वैसे तो बहुत छोटा चित्र बना दिया, एक बार बड़ा चित्र बना देता हूँ। जैसे ये ज़मीन है और यहाँ पे हमने एक पौधा उगाया हुआ है, ये क्रॉस एंड्रा का पौधा है एग्जाम्पल। फिर क्रॉस एंड्रा की एक शाखा को हमने लिया, ये उसकी जड़ें हैं। तो ज़मीन के नीचे वो हिस्सा गड़ा देंगे या दबा देंगे मिट्टी में, जिसका छिलका हमने हटा दिया है। छिलका हटाने के बाद इस शाखा को ज़मीन में दबा देंगे, और यहाँ पे उसका जो शीर्ष भाग है, जो ऊपर का भाग है, उसमें तो ऑलरेडी पत्तियाँ हैं। जैसे यहाँ पास ये पत्तियाँ समझ लेते हैं अपन, तो यहाँ पे भी ये पत्तियाँ हैं। कुछ दिन बाद, 1 से 1.5 माह बाद, 30 से 45 दिन बाद, जब यहाँ पे जड़ें विकसित हो जाएंगी, तो हम इसके मुख्य पौधे से इसको कट कर देंगे, इसका कनेक्शन तोड़ देंगे। तो ये जड़ें मिट्टी से पोषक तत्व लेना चालू कर देंगी, और यहाँ से इतनी जगह की मिट्टी और इस पौधे को निकाल कर कोई नई जगह पर फिर हम लोग ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो गई ग्राउंड लेयरिंग। अच्छा, लेयरिंग 2 प्रकार की होती है, मेरे और भी वीडियो आप लोग चेक करना, उसमें मिल जाएगा आपको। लेयरिंग जैसे एयर लेयरिंग होती है। अगर कुछ पौधे होते हैं जिनकी शाखाओं को झुकाकर हम लोग मिट्टी में आसानी से नहीं दबा सकते, तो हम उसकी ऊपर की शाखाओं में उसका छिलका हटाकर गोटी बांधते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग। हिंदी में बोलते हैं गोटी बांधना। और जैसे कि तेज पान के पौधे का वीडियो डाला हुआ है, आप लोगों ने चेक किया होगा, तो तेज पान का जो पौधा होता है नीलगिरी की तरह बड़ा बड़ा होता है, तो उसकी हम लोग ग्राउंड लेयरिंग तो नहीं कर सकते, तो हम लोग उसकी कैसे करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं या फिर गोटी बांधते हैं। और जिन पौधों की शाखाएं जमीन में झुका सकते हैं, उनकी हम लोग करते हैं ग्राउंड लेयरिंग। तो ये क्या किया हमने, ग्राउंड लेयरिंग। यहाँ पे लिखा तो है ये ग्राउंड लेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस एंड्रा की ग्राउंड लेयरिंग होती है। फिर हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वार्षिक पादप क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है। वार्षिक पादप मतलब होता है ऐसे पौधे जो जिनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है। वार्षिक पादप मतलब कि
जो जैसे हमने एक बीज बोया, बीजों का अंकुरण होना और फिर अंत में जाकर इसका बीज का निर्माण हो जाना। बीज बोने से लेकर बीज का निर्माण हो जाने तक की जो आयु होती है वो 1 वर्ष की होती है। बीज बोया हमने, बीज का अंकुरण हुआ, बीज के अंकुरण से लेकर उसके द्वारा बीज बना लेने तक 1 वर्ष की जो आयु होती है, तो उन पौधों को बोलते हैं वार्षिक पादप। कुछ पौधे ऐसे भी तो होते हैं जिनके बीज नहीं बनते, तो हम उनको बोलेंगे ऐसे पौधे जिनका जीवन काल केवल 1 वर्ष का होता है, उन पौधों को हम वार्षिक पादप कहते हैं। आगे क्या था? हाँ, वार्षिक पादप क्या है? वार्षिक पादप की विशेषताएं। वार्षिक पादप क्या है इनकी तो आपने डेफिनेशन याद कर ली है। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है उन्हें वार्षिक पादप कहते हैं। और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि इन्हें हर वर्ष लगाने की आवश्यकता होती है। पहली विशेषता क्या है? इन्हें हर वर्ष लगाने की आवश्यकता होती है। दूसरी विशेषता होती है कि इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे नीचे एक प्रश्न लिया हमने, बहुवर्षीय पादप क्या है? बहुवर्षीय पादप एक बार लगा देंगे तो वो कई साल तक, कईयों वर्षों तक लगे रहेंगे, तो उनको हम विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वार्षिक पादप को एक तो बार बार लगाने की आवश्यकता होती है, मतलब हर वर्ष, प्रति वर्ष बुआई की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा बोला आपने, देखभाल की आवश्यकता होती है। फिर तीसरी बात है सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब देखभाल में सिंचाई भी आ गया, कीट नियंत्रण भी आ गया, रोग नियंत्रण भी आ गया, खरपतवार नियंत्रण भी आ गया। और इनका विशेष फोकस ही रहता है। वार्षिक पादप की विशेषताएं क्या रहती है? ये जल्दी जल्दी बढ़ने वाले होते हैं, शीघ्र बढ़ने वाले होते हैं, शीघ्र विकास करने वाले होते हैं, जल्दी से बीज निर्माण करने वाले होते हैं, और ये पौधों की आयु भी 1 वर्ष में खत्म हो जाती है। तो ये इनकी क्या हो गई? विशेषताएं। फिर है बहुवर्षीय पादप या बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप मतलब अभी मैंने आपको बताया, वार्षिक पादप 1 वर्ष के और बहुवर्षीय पादप 2 वर्ष से अधिक जिनकी आयु होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, बहुवर्षीय पादप मतलब होता है, बहुवर्षीय पादप भी बोल सकते हैं और बहुवर्षीय पौधे भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। बहुवर्षीय या बहुवर्षीय पादप मतलब होता है ऐसे पौधे जिनकी आयु 2 वर्ष से अधिक होती है। देखिए, अगर 1 वर्ष की आयु होगी तो 1 वर्षीय, 2 वर्ष की आयु होगी तो 2 वर्षीय, और 2 वर्ष से अधिक हो गया तो फिर बहुवर्षीय, है ना। 1 वर्ष वाला 1 वर्षीय, 2 वर्ष वाला 2 वर्षीय, और 2 वर्ष से अधिक जिसकी आयु है तो वो कहलाएगा फिर बहुवर्षीय पादप। तो बहुवर्षीय पादप की परिभाषा याद हो गई। ऐसे पौधे जिनकी आयु 2 वर्ष से अधिक होती है या कई वर्षों तक होती है, उन पौधों को हम लोग बहुवर्षीय पादप कहते हैं। इनके महत्व क्या है फिर? जैसे बहुवर्षीय पादप की पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। बहुवर्षीय पादप में जैसे आ गया, अभी हम लोग कुछ फूल वाले पौधे ले लेते हैं। जैसे फल वाले भी होते हैं, फूल वाले भी होते हैं, पत्ती वाले भी पौधे होते हैं, और फिर औषधि वाले पौधे होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनमें पत्ती नहीं होती, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुवर्षीय पादप मतलब पेड़ हो गए, जैसे फल देने वाले जैसे आम हो गया, ठीक है, फूल देने वाले अमलतास हो गया, और हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में जो पलास होता है जिसको हम लोग परसा कहते हैं, पलास बहुत अच्छा होता है, पलास से तो फूल निकलते हैं। जिसको हम लोग गुलतर्रा बोलते हैं वो गुलमोहर होता है, तो गुलमोहर भी एक हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फल वाले तो हम आपको बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी जिसको हम लोग बोलते हैं जामुन, फल वाले बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे। लेकिन फूल वाले जो अमलतास, पलास, गुलमोहर ऐसे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं निकलते, फूल भी नहीं निकलते, लेकिन उनकी पत्तियां ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो बहुवर्षीय, एक बार लगा दिया और कई वर्ष तक लगे रहेंगे, तो वो पत्ती के कारण सुंदर दिखने वाले। जैसे कि अशोक का जो पौधा होता है वो है तो बहुवर्षीय, लेकिन उसकी पत्तियों के कारण बहुत सुंदर है। और फिर हम लिखा था लास्ट में यहाँ पे औषधि वाले, ऐसे पौधे जो औषधि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नीम। चलिए फिर दोबारा रिपीट करते हैं, बहुवर्षीय पादप क्या है? तो आपने कहा ऐसे पौधे जो 2 वर्ष से ज़्यादा आयु के होते हैं या कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, एक बार लगाने के बाद ये अपना जीवन चक्र कई वर्षों तक चलाते रहते हैं, उन्हें बहुवर्षीय पादप कहते हैं। और ये फल वाले होते हैं, फूल वाले होते हैं, पत्ती वाले होते हैं, औषधि वाले होते हैं। अब इनके महत्व, हम इनका क्या करें, इनका क्या फ़ायदा लें? तो इनसे फल प्राप्त कर सकते हैं, फूल प्राप्त कर सकते हैं, पत्ती प्राप्त कर सकते हैं, औषधि, छाँव के लिए रास्ते के किनारे में लगा सकते हैं। रास्ते के किनारे में लगाएंगे तो रास्ते के किनारे की जो पानी है उसको भी ये लोग ले लेंगे, और जहाँ रास्ते से गाड़ी चलेंगी वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगी, तो ये प्रकाश संश्लेषण से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और वहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन दे देंगे, और वहाँ जो राहगीर चलेंगे वहाँ पे उन लोग छाँव भी प्रदान करेंगे। तो इस तरह से ये पेड़ जो होते हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कहीं पे
छांव की आवश्यकता है। मंदिर के आसपास पेड़ लगाकर वहाँ पे भी छांव के लिए हम लोग इनका महत्व या फिर इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इनसे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त होती रहती हैं। फिर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, इनके उपयोग लिखिए। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। झाड़ी क्या है? ऐसे पौधे जिनमें शाखाएं ज़्यादा होती है, जिनमें तना स्पष्ट नहीं होता और जिनकी ऊंचाई 5 मीटर से कम होती है, उसे हम झाड़ी कहते हैं। अब झाड़ियों के क्या उपयोग हो सकते हैं जब पता है, एक बार चित्र बना देता हूँ एक बार मैं आपको। जैसे कि एक तना निकला, दूसरा तना निकला, तीसरा तना निकला, ये बहुत सारे तने निकले हैं, तो ये कहलाएगी झाड़ी। अब ज़्यादा झाड़ी नुमा पौधा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बहुत तेज़ हवा आएगी तो उस तेज की हवा को ये झाड़ी कम कर देगी, तो इसको बोलेंगे हम विंड ब्रेक। विंड यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, WIND, विंड मतलब हवा और ब्रेक मतलब BREAK। ब्रेक मतलब रोकना या फिर उसको डिस्टर्ब करना। जैसे ब्रेकर होता है, हम लोग जब रोड से जा रहे होते हैं तो ऊंचे ऊंचे ब्रेकर लगे रहते हैं। ब्रेकर मतलब कि गति को कम करने वाला, ऐसे ही हवा को कम करने वाला या हवा की गति को कम करने वाला। झाड़ी वाले पौधे अगर हम लोग ऐसी जगह में लगा देंगे, खेत के किनारे के आसपास, जहाँ पे तेज़ हवा आएगी तो हमारे खेत की फसलों को ख़राब कर देगी या फिर फसलों को गिरा देगी, तो झाड़ियाँ क्या काम करती हैं? विंड ब्रेकर का काम करती हैं। या फिर हमने कहीं पे वो लगाया हुआ है, उद्यान लगाया हुआ है, गार्डन लगाया हुआ है, तो गार्डन के किनारे किनारे से हम लोग झाड़ियाँ लगाकर उसको और सुंदर बना सकते हैं। हेजेज के रूप में लगा सकते हैं, कहीं रास्ते के किनारे किनारे पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग झाड़ी के उपयोग इस्तेमाल कर सकते हैं, झाड़ियों का हम उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, झाड़ियाँ भी तो फिर बहुत कई प्रकार की होती है। जैसे कि कोई झाड़ी फूल वाली है, फूल वाली झाड़ी जैसे कि सबसे अच्छी है गुलाब। गुलाब भी तो झाड़ी है। कहीं पे हम लोग खेत के आसपास जो बाड़ लगाते हैं, बाड़ समझते हो ना? बाड़ मतलब कि रोकना, जैसे कोई पशु ना आ जाए, कोई आवारा इंसान, आवारा जानवर वो अंदर ना आ जाए, तो हम लोग ऐसे लकड़ी लगाकर कटीले पौधे, कटीली लकड़ियाँ लगा लगा के रोकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गुलाब ही लगा दें तो कितना अच्छा है, वहाँ पे बाड़ के रूप में लगा दिया और फूल भी प्राप्त हो जाएंगे। अभी हमने एक बात की थी यहीं कहीं अभी, चमेली। चमेली भी ऐसी झाड़ी जिससे हम फूल प्राप्त करते हैं। कुछ होती हैं सुंदर पत्ती वाली होती हैं, कुछ होती हैं औषधि वाली। ये ऐसे पौधे जैसे कि मधुकामिनी या फिर चांदनी जो होते हैं, चांदनी में खैर फूल भी आते हैं लेकिन इसकी पत्तियां बहुत सुंदर दिखती हैं। तो फूल वाली झाड़ी हो गई, पत्ती वाली झाड़ी हो गई, और तीसरी क्या थी? औषधि वाली। औषधि वाली में जैसे सर्पगंधा होती है एक, सर्पगंधा, चित्रक, ऐसी भी बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, सर्पगंधा, चित्रक, और एक और लेवेंडर भी होता है। ये तो ये झाड़ियाँ, इनके उपयोग भी बहुत सारे उपयोग हैं। फिर हमने लास्ट प्रश्न लिया हुआ है, पेड़ और झाड़ी में क्या अंतर है, तो हमने पहले ही समझा दिया था। ये पेड़ और ये झाड़ी। पेड़ का तना स्पष्ट होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 5 मीटर से ज़्यादा होती है। झाड़ी में तना स्पष्ट नहीं होता, शाखाएं ज़्यादा होती है और 5 मीटर से, चलिए एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको आसान रहेगा। ये लिया हमने पेड़ और इधर लिया झाड़ी। पेड़ में तना स्पष्ट और यहाँ पे तना स्पष्ट नहीं। फिर यहाँ पे ऊंचाई 5 मीटर से ज़्यादा और यहाँ पर ऊंचाई 5 मीटर से कम। फिर तीसरा बिंदु है, पेड़ ज़्यादातर काष्ठीय होते हैं। ज़्यादातर, ऐसे तो झाड़ियाँ भी काष्ठीय होती है लेकिन झाड़ियाँ शाकीय भी हो सकती हैं और काष्ठीय, मतलब कि कठोर और अर्ध कठोर, ऐसा लिख सकते हैं, कठोर और अर्ध कठोर। ऐसे तो ये पेड़ और झाड़ी में अंतर हो गए। पेड़ सीधा बढ़ने वाला होता है, झाड़ियाँ फैलने वाली होती हैं। ये इस तरह से हमने 21 क्वेश्चन ले लिए हैं। अब हम लोग ना तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें 21 के बाद हो सकता है 30 क्वेश्चन तक ले लेंगे। तो ये इस तरह से आप इनमें देख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्वेश्चन जो है
और इनके अलावा इनके जो उत्तर हैं वो आप बुक से भी देख के याद कर सकते हैं। थैंक यू।